जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेल्डिंग करने के लिए जब किसी दो पार्ट को ज्वाइन करना होता है, तो इस केस में हम जो पेरेंट मेटल होते हैं या जो जिन पार्ट्स को हमें ज्वाइन करना है उसे हीट करना पड़ता है। जब हम उसकी हीटिंग करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें एक थर्मल एक्सपेंशन भी होगा, और जब हम उसकी कूलिंग करेंगे तो उसकी श्रिंकिंग भी हो सिकुड़ना होगा। जो हम हीटिंग करते हैं, अब हीटिंग के पार्ट्स में ये एरिया को डिस्कस कीजिए, उसको समझिए कि जहां आपने कहीं हीट किया तो वहां पर थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होगा। लेकिन अगर पेरेंट मेटल की बात की जाए तो कहीं हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा है, कहीं हीट ट्रांसफर रेट कम है, किसी पोर्शन टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, किसी पोर्शन का टेम्परेचर कम है। ये होगा ही, क्योंकि आप जो हीट अप्लाइड कर रहे हैं वो किसी एक सर्टेन जगह पर करेंगे, और एक से साइड से हीटिंग करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो वन साइडेड एक तरफ आपकी हीटिंग भी होता रहेगा और दूसरी साइड वहां पर कूलिंग भी होता रहेगा। तो एक तरीके से पूरे के पूरे अगर वेल्ड बीट और पेरेंट मेटल की बात की जाए ओवरऑल, तो कहीं पर थर्मल एक्सपेंशन होगा है, कहीं पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, श्रिंकिंग हो रही है, यानी सिकुड़ना हो रहा है। तो ये जो अनइवन डिफॉर्मेशन है, ये जो अनइवन डिफॉर्मेशन है, जिसमें कहीं पर थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, कहीं पर कूलिंग से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इस अनइवन डिफॉर्मेशन की वजह से उसमें डिस्टॉर्शन डेवलप होता है। इसी को कहते हैं डिस्टॉर्शन। अब एक बात समझिएगा, जो मैंने आपको रेसिडुअल स्ट्रेस पढ़ाया था वो क्या था? भाई रेसिडुअल स्ट्रेस ये था कि जब हम उसमें हीटिंग और कूलिंग करते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन होता है, और जो मेटल होता है वो अपने डिफॉर्मेशन का अपोज करता है, और वो अपोज करना ही उसके अंदर रेसिडुअल स्ट्रेस को डेवलप कर देता है। अब बात समझिएगा, अगर उस स्ट्रेस की वजह से उसके शेप में कोई डिफॉर्मेशन होता है, कोई मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को कहेंगे हम डिस्टॉर्शन। क्लियर? तो जो रेसिडुअल स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ, उस स्ट्रेस की वजह से उसमें अगर कोई मूवमेंट हुआ, उसको हम कहेंगे डिस्टॉर्शन। और उसकी वजह से कोई मूवमेंट नहीं हुआ, जो ऑपोजिशन फोर्स लगा उसके वजह से अगर कोई मूवमेंट नहीं हुआ, उस फोर्स की वजह से उसके अंदर रेसिडुअल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली जो डिस्टॉर्शन और रेसिडुअल स्ट्रेस है वो दोनों आपस में रिलेटेड है। कैसे? अगर मूवमेंट हो जा रहा है ऑपोजिट फोर्स की वजह से, ऑपोजिशन फोर्स की वजह से, तो वहां पर डिस्टॉर्शन होगा। और अगर कहीं वहां पर मूवमेंट नहीं हुआ तो उसकी वजह से उसमें उस मेटल में रेसिडुअल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये जो रेसिडुअल स्ट्रेस, जो डिस्टॉर्शन है, वो थ्री टाइप्स के प्रोड्यूस होते हैं: लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड एंगुलर। तो अभी आप इसको नोट किया, उसके बाद हम तीनों को भी डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी डिस्कस किया था कि अगर हम किसी मेटल को वेल्डिंग के थ्रू हीटेड करें या कूल करें, तो जब हीटिंग करेंगे तो उसमें थर्मल डिफॉर्मेशन होगा और एक्सपेंशन होगा, और जब हम उसकी कूलिंग करेंगे तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर हम उसको रेजिस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें रेजिस्टेंस हो, तो वो जब रेजिस्ट करेंगे तो उससे स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, और उस स्ट्रेस की वजह से अगर कोई मूवमेंट पॉसिबल हुआ तो होगा डिस्टॉर्शन, और उस स्ट्रेस की वजह से कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं हुआ तो वो स्ट्रेस एज ए रेसिडुअल स्ट्रेस उस मेटल में रहेगा। ये बात हम लोगों ने डिस्कस किया इसको, ठीक है? तो इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि जो डिस्टॉर्शन होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं: लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड एंगुलर। तो अभी हम इन तीनों को वन बाय वन एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, इसमें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग।